404 इंजन में हमें 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। हमने $1 अरब नकद दिए, अभी तक हमें सिर्फ 2 इंजन मिले हैं। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब। बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है और बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं ये करंट अफेयर्स को और इन टॉपिक्स को। थैंक यू सो मच एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। जी खालिद चिश्ती साहब, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तेजस की जो है यहाँ पे आपने देखा इतनी बड़ी नाकामी, यहाँ पे मिलियन बिलियन डॉलर्स की जो है डील्स होती हैं और वहां पे आप अपनी बेस्ट प्रोडक्ट का डिस्प्ले करते हैं और उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो मोदी सरकार ने जो है वो उल्टा जो है अपने लोगों का पैसा खाया, असले का पैसा खाया, अपने वेपन्स का पैसा खाया और रिजल्ट आपके सामने है। क्या कहेंगे खालिद चिश्ती साहब, प्लीज? जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। जी माय प्लेयर। पहले तो एक्सीडेंट ये एविएशन में होते रहते हैं, ये एक प्रोफेशन ऐसा है और ये चूंकि एक हादसा था जिसमें इंसानी जान भी गई है। मैं अपनी तरफ से भी और पाक फिजाइया की तरफ से भी इस पे फैमिली को जो रीत है मुतासरा खानदान से हमदर्दी का इजहार करता हूँ, क्योंकि ये कॉम्बैट किल नहीं थी, हमने कोई इनको इसमें कामयाबी नहीं हासिल की, एक इंसानी ट्रेजेडी है, तो हमें पहले तो वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। जी जहां तक आप कह रहे हैं कि जहाज को क्या हुआ, देखिए इसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक टेक्निकल हो सकता है और एक ह्यूमन फैक्टर होता है। ऐसे एरोबैटिक्स जो होते हैं वो बहुत डिमांडिंग होते हैं, जमीन के बहुत करीब होते हैं, गलती की गुंजाइश नहीं होती। इंसान जो पायलट होता है वो अपने आप को भी और जहाज को भी लिमिट तक ऑपरेट करता है। लिमिट्स भी जहाज की जो परफॉर्मेंस लिमिट होती है वहां तक ऑपरेट करता है। जी इसी वजह से ऐसे मनूवर करते हुए इसमें बिल्कुल मिली सेकंड की शायद गलती हो तो वो जान ले सकती है पायलट की और जाहिर जहाज को बड़ी तब्दीलात कर सकती है। एक बात ठीक है, अभी चूंकि इंक्वायरी नहीं हुई और या प्रोसेस में है, मैंने भी फ्लाइट सेफ्टी कोर्स भी और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कोर्स भी एयरफोर्स में जब तक था तो किए हुए हैं। तो जाहिर है पहला हमें ये सबक बताया जाता था कि हमने जंप नहीं करना कंक्लूडिंग को जब तक हमें एविडेंस सपोर्ट ना मिले। जी लेकिन चूंकि तर्जिया देना हमारे आपने एक्सपेक्ट किया है कि बताएं, देखिए दोनों एलिमेंट हो सकते हैं। हिंदुस्तान का बहुत ट्रैक रिकॉर्ड इस जहाज के बारे में बिल्कुल काबिल फख्र नहीं है। जी ये जहाज 1985 में कंसीव किया गया था कि बनाना है, उसके बाद शुरू में इन्होंने सोचा था कि इसमें अपना इंजन लगाएंगे। ये सिंगल सीट लाइट वेट तेजस जहाज था जो 4.5 जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैट इसको कहते हैं। जी लेकिन ये कॉम्बिनेशन थी, एक टेक्नोलॉजी की एम्बिशन थी और जाहिर है उनके इंजीनियर एरोस्पेस हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो उनकी कंपनी है लिमिटेड हाल के नाम से, उसने ये बनाना था, एयरफोर्स खुद नहीं बना दी। ठीक है। इस दौरान में जब ये जहाज कंसीव किया गया तो उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल ने सोचा कि हम इसको अपना इंजन हिंदुस्तान का मेड इन इंडिया इंजन लगाएंगे। बाद में वो इंजन कभी बना ही नहीं, तो इन्होंने अमेरिका को ऑर्डर किया। ठीक है। अमेरिका से जो इन्होंने जहाज खरीदे हैं वो बुनियादी तौर पर इंजन जो खरीदे हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है जो दुनिया की मानी हुई कंपनी है। उनसे इन्होंने जहाज 2 टाइप के लिए हैं, F404 और F414 जी, और वो दुनिया भर में ये जहाज देते आए हैं, हिंदुस्तान को कोई अलग नहीं किया। एक बात तो ये है। दूसरी जो हिंदुस्तान की तजिया नगार ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने धोखा दिया, देखिए वो कुछ छुपा कर इंजन तो लगा कर नहीं चले गए थे रात को दुबई में या इंडिया में। ये जहाजों के अंदर उन्होंने की मर्जी से लगा था, बहुत अरसे से इसके 2-3 दहाइयों से टेस्टिंग हो रही है, इसकी इंटीग्रेशन हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इस जहाज की इंटीग्रेशन का इंजन का बहुत प्रॉब्लम इनको आया था। ठीक है, क्योंकि ये एयरफ्रेम और जो स्ट्रक्चर है वो पहले बना चुके थे। जब ये इंजन लाए गए तो उनकी कंपैटिबिलिटी का इशू आया, क्योंकि उनका मिसमैच था पे लोड में, थ्रस्ट की लिमिटेशन थी, एंगल ऑफ अटैक की लिमिटेशन थी, इनटेक की टर्बुलेंस का मसले हुए इनको, तो बहुत सारे टेक्निकल हैं। और इस तरह के मसले जब एरोबैटिक्स में, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही क्रिटिकल परफॉर्मेंस होती है पायलट की भी और जहाज की, अगर उसमें जरा सी की गलती हो जाए, कोई सिस्टम माल फंक्शन कर जाए मिली सेकेंड का भी, तो डिजास्टर इसी तरह के होते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान इस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट जिसको कहते हैं वो नहीं था जी। और ट्रस्ट की मैं सबूत आपको इस तरह दे सकता हूं कि इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि मुझे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल पर कोई एतबार नहीं है, और उन्होंने कहा था ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे थे। और वो हिंदुस्तान एयरफोर्स आज भी, मैं क्योंकि बड़े अच्छे से जहाज को फॉलो करता हूँ कि इसकी डेवलपमेंट क्या है, उनका मौकफ ये था कि हमें एक फाइटर जहाज चाहिए, ना कि एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट चाहिए। दैट मीन्स कि हिंदुस्तान की हुकूमत इस जहाज को पुश करती रही है मेड इन इंडिया का नाम करने के लिए, ग्लोरीफाई करने के लिए। इसी वजह से इंजीनियर्स की बजाय पॉलिटिशियंस ने फैसला किया जहाज को कैसे बनना है। जो असल स्टेक होल्डर थी इंडियन एयरफोर्स, उसकी बहुत कम स्टेक है। तो ये एक बहुत ज्यादा फैक्टर है जिनको हम बातें करते जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये मिसहैप हुआ है इनका। जी खालिद चिश्ती साहब, पायलट जो है वो इजेक्ट करने का टाइम होता है, उसमें प्रॉपरली आप इजेक्ट कर सकते हैं,
तो क्या मोदी सरकार का दबाव था, क्यों इजेक्ट नहीं कर सके, क्यों ये इतना बड़ा फॉल्ट आया? आपकी नजर में क्या जो है आपकी प्रेडिक्शन है, परसेप्शन है इसके बारे में? देखिए, इजेक्शन करने या ना करने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान तो नहीं करते। फाइटर पायलट हमें ट्रेन किया जाता है कि अगर जहाज में कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी है या उस तरह जहाज बिहेव नहीं कर रहा और डेंजरस एनवेलप एंटर हो गया तो उन्होंने पूछना नहीं होता हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से जी। वो निकल जाते हैं। फाइटर पायलट को आजादी होती है क्योंकि जजमेंट सिर्फ उन्हीं की होती है। ठीक है। तो बाज़ दफा जैसे मैंने दोनों कहा कि या अगर इसका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके इंजन का प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रस्ट का लॉस हो सकता है, या पायलट की अपनी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, क्योंकि ये नेगेटिव चीज के अगेंस्ट किया जाता है। ये अननेचुरल है हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन है जो जब आप पुश करते हैं जहाज को आगे नेगेटिव चीज में तो वो आपका ब्लड दिमाग की तरफ जाता है। हम इसको टेक्निकल टर्म में यूज करते हैं रेड आउट होना, जिसका मतलब है आपके दिमाग या आंखों में इतना ज्यादा ब्लड सर्कुलेट करता है रिवर्स वे में तो आपको नजर आना बंद हो जाता है और बाद दफा अपना कॉन्शियस या अपनी खो बैठते हैं, अपना होश खो बैठते हैं। एक वो भी वजह हो जाती है जी। और जैसे मैंने कहा कि अगर ग्राउंड से ये सिर्फ 50-60 फुट हो रहा हो, जहाज की इतनी स्पीड हो, मनोवरिंग इतनी ज्यादा आपने टफ करनी हो, तो ये मिक्स एंड मैच भी हो सकता है, मेंटल ऐसी स्टेटस भी हो सकता है। बाद दफा पायलट बहुत सारे दुनिया में एक्रो पायलट जो लो लेवल असेसमेंट होते रहे हैं वो बाद आप निकल पाते हैं इजेक्शन करके, लेकिन बाद दफा सिंक रेट या जिसको कहते हैं एक मोमेंटम जहाज का डाउनवर्ड इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुत देर हो चुकी होती है चेक करने में। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे आप, ये F-35 की भी डील्स चाह रही हैं, चीन और सऊदीया जो है वो अमेरिका को सज्जे दिखा के वो कभी से जो है वो अटैक कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे खालिद चिश्ती साहब प्लीज? देखिए, F-35 तो बहुत मॉडर्न जहाज है, तो दुनिया का सबसे बड़ी जहाज है, स्ट्रेंथ जहाज है, 5 जनरेशन है, ये रेडार पर नजर नहीं आता है, इसको ना सिर्फ उड़ाना मुश्किल है बल्कि मेंटेनेंस भी बड़ी चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इस सेंस में है कि जाहिर स्पेशल इसकी एवियोनिक्स है, इसका रेडार है, इसके वेपन स्पेशल होते हैं, इसके फ्यूल कैटेगराइजेशन सब कुछ मुख्तलिफ है आम जहाजों से। तो हिंदुस्तान को ये एक तो बहुत महंगा पड़ रहा था, ये पहले भी ऑफर हुआ था, ये अभी नहीं पहली दफा ये खबरें आ रही है हिंदुस्तान को ऑफर हो रहा है F-35। हिंदुस्तान ने पहले इसलिए नहीं लिया था कि जब उन्होंने कैलकुलेट किया था तो उनको लगा कि 30 लाख रुपए का एक मिशन 1 घंटे का एक जहाज का पड़ता है, जो कि उनको लगा था ये प्रोहिबिटिव कॉस्ट है, बहुत महंगा है, मेंटेनेंस उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और अभी तो ये भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका इनको एक्सपोर्ट वर्जन कोई देता है या वो देता है जो वो खुद ऑपरेट करते हैं। आमतौर पे 99 नहीं 100% अमेरिका जब जहाज इस तरह के मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है तो वो एक्सपोर्ट वर्जन देता है, यानी उसकी लिमिटेशन होती हैं, वेपन की भी, इंजन की भी, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी, फायर पावर की भी, बहुत सारी चीजें लिमिटेड करके देता है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो इनको जहाज किस कंडीशन में ऑफर करता है। अमेरिका देने को अगर तैयार है तो इंडिया लेने को भी तैयार है कि नहीं तैयार है, क्योंकि ये बहुत टेक्नोलॉजिकल जंप होगा हिंदुस्तान के लिए एयरफोर्स में इतना बड़ा जहाज लेने का। जी, इसमें खालिद चिश्ती साहब आपके सामने सारे मामलात, अभी फ्रांसीसी कमांडर ने भी कहा है कि जो राफेल थे वो एक बड़ा जबरदस्त प्लेन है, मगर उड़ाने वालों में जो है वो उनके अंदर खसूसियात नहीं थी, वो टेक्निकली ट्रेंड नहीं था प्रॉपरली, उन्होंने यूज नहीं किया। इस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे? फ्रांसीसी कमांडर ने ये स्टेटमेंट दी है रिसेंटली। देखिए, हमें तो कभी फ्रांसीसी कमांडर की जरूरत भी नहीं थी पूछने की, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमने मारे हैं और बहुत कंटेस्टेड मारे हैं। एक इंप्रेशन जो फ्रांसीसी उनके कमांडर से मुझे ऐसा लगा है कि जैसे हिंदुस्तान एयरफोर्स काबिल नहीं थी, जिससे मैं एग्री नहीं करता। हमने डेफिनेटली उनको आउटबीट या आउटस्मार्ट किया है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करके, एक्सटेंसिव मुकाबला करके, ऑलमोस्ट बहुत देर तक फाइट होती रही जिसके अंदर एक दूसरे को नहीं मार पा रहे थे। तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स या फाइटर पायलट प्रोफेशनली बहुत अच्छा लड़ रहे थे। पाक फिजाइया ने बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन में उनको मारा है और वही उनकी 3 सालों से जो उनकी कंसर्टेड ट्रेनिंग थी, जब वो कॉम्बैट से प्रैक्टिस करते थे, एंटी राफेल टैक्टिक्स सिर्फ से प्रैक्टिस करते थे, राफेल की कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने का सोचते या ट्रेन करते रहे, तब जाकर ये जहाज की शूटिंग हुई है। तो ये मैं किसी स्टेज पर, मैं इतने जब से मैं मीडिया के साथ आता हूं तो मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इंडियन एयरफोर्स इतनी काबिलियत नहीं है या वो प्रोफेशनल नहीं है। बिल्कुल सही। खालिद चिश्ती साहब हमें एयर वाइस मार्शल आबिद रौफ साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे, मगर आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि इस एयर शो में 115 कंट्रीज थी और इसका जो है वो बेनिफिट इनको होना था और उसके क्या क्या इफेक्ट्स आप आएंगे? क्या इसको जो है फ्लाइंग कॉफिन का नाम दिया जा सकता है? जी खालिद चिश्ती साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, एयर वाइस मार्शल आबिद रौफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी, थैंक यू सो मच रौफ साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। वर्क साहब, क्या कहेंगे आप तेजस हादसे पे?
ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ दुनिया की जो बड़ी बड़ी डील्स होती हैं और यहाँ पे लोग डेफिनेटली अपनी प्रोडक्ट, अपनी डिकेड्स में तैयार की गई प्रोडक्ट जो है उसकी प्रमोशन के लिए वहां पे जाते हैं, और यहाँ पे ये इतना बड़ा हादसा पेश आया है। इसकी क्या वजूहात है, आबिद रॉ साहब आपकी नजर में?